नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। हम यहाँ पे CHO के रिगार्डिंग जो MCQ सीरीज हैं वो डिस्कस करेंगे। जो MCQ हैं वो एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड रहने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक आप ज़रूर बने रहिएगा हमारे साथ। साथ ही हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो क्लास जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्या है? व्हेन एन इंडिविजुअल कम इन कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन एंड इज आइसोलेट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड इज रेफर एज। क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब एक इंडिविजुअल है वो कॉन्टेक्ट में आता है एक इन्फेक्टेड पर्सन से और उसको अपन आइसोलेशन पे रखते हैं या फिर सेपरेशन पे रखते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? सेपरेशन पे कब तक रख रहे हैं अपन? जब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड है। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो क्या होता है। तो जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो क्या होगा? जब भी कोई पॉजिटिव एजेंट है वो बॉडी में इंटर करेगा और उसके बाद में जब तक वो साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करता है उस डिजीज़ के रिगार्डिंग, उस पीरियड को अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, शॉर्ट में IP। ओके। तो हर एक पॉजिटिव एजेंट है उसके लिए अलग अलग इंक्यूबेशन पीरियड होता है। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सी वेराइटी का पॉजिटिव एजेंट है। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई भी इंडिविजुअल को अपन सेपरेट कर रहे हैं किससे? जो इन्फेक्टेड क्लाइंट है उनसे सेपरेट कर रहे हैं। कब तक कर रहे हैं? जब तक उस पॉजिटिव एजेंट का इंक्यूबेशन पीरियड है। तो उस जो सेपरेशन की प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? तो क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है वो क्या है? ऑप्शन ए है वो कॉन्टेक्ट आइसोलेशन, ऑप्शन बी मेडिकल आइसोलेशन, ऑप्शन सी इज क्वारंटाइन एंड ऑप्शन डी इज डेटेंशन। तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन है और उसको अपन सेपरेशन करते हैं उस कंडीशन में अपन बोलते हैं उसको आइसोलेशन। बट यहाँ पे बोला गया है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने वाले पर्सन को अपन सेपरेट कर रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं क्वारंटाइन। जो कि अपन अब रिसेंटली बहुत बार सुनते हैं कि उसको क्वारंटाइन किया गया है, उस पर्सन को क्वारंटाइन किया गया है। जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको क्वारंटाइन किया गया है क्योंकि वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में है। तो जो हेल्थी इंडिविजुअल होते हैं उनमें चांसेस हो सकते हैं कि वो भी इन्फेक्टेड हो, तो उससे पहले उसको क्या किया जाता है? सेपरेट किया जाता है बाकी सारे पर्सन से। उस पर जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्वारंटाइन। ठीक है, तो ये था क्वारंटाइन के बारे में। क्वारंटाइन में ज़रूरी नहीं है कि वो इन्फेक्टेड हो, बट वहाँ पे ससेप्टेबिलिटी रहती है इन्फेक्टेड होने की, तो अपन उस बंदे को ही सेपरेट कर देते हैं बाकी सभी से, ताकि ट्रांसमिशन की जो चेन है उसको स्टॉपेज किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेपरेशन ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रॉम द अदर पेशेंट इज नोन एज। क्या पूछा गया है? जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपन सेपरेट कर रहे हैं बाकी सभी से, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए है क्वारंटाइन, ऑप्शन बी डिसइंफेक्शन, ऑप्शन सी इज आइसोलेशन, ऑप्शन डी इज बैरियर टेक्निक। तो क्या होता है? इन्फेक्टेड पर्सन है उसको दूसरे जो पर्सन है उनसे सेपरेट करना क्या होता है? वो होता है आइसोलेशन। क्या होगा? ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट होगा। वो क्या होगा? आइसोलेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपन अदर से सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा आइसोलेशन। क्वारंटाइन में क्या किया जाता है? जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने वाले जो अदर इंडिविजुअल है उनको अपन सेपरेट करते हैं, उसको क्वारंटाइन बोलते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको दोनों टर्म अच्छे से समझ में आई है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। The process of restriction of the movement of person who have come in contact of disease person is called as। क्या पूछा गया है? किसी जो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई आया और उसकी मूवमेंट है उसको अपन रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अपन होम आइसोलेशन पे रख रहे हैं, होम क्वारंटाइन करते हैं ना, वो ही कंडीशन है। होम क्वारंटाइन की ये कंडीशन है कि उसकी मूवमेंट को रेस्ट्रिक्शन करते हैं। जैसे कोई अभी जो रिसेंटली कोविड चल रहा है और उसमें किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में कोई आता है तो उसको क्या करते हैं? होम सबसे अलग करते हैं, उसकी मूवमेंट उसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं। तो वो क्या होगा? ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि वो एक क्वारंटाइन होता है, उसकी मूवमेंट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बाकी सबसे मिलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपन मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेगुलर कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इट एनालिसिस विच हैव ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन हेल्थ ऑफ नेशन इज कॉल्ड। क्या पूछा गया है?
ये रेगुलरली कलेक्ट कर रहे हैं डाटा, साथ में एनालिसिस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका डायरेक्ट प्रभाव होता है जो नेशन है यानी कि जो राष्ट्र है उस पर। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑप्शन क्या है? ए सर्विलेंस, ऑप्शन बी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ऑप्शन सी इज हेल्थ सर्वे एंड ऑप्शन डी इज स्क्रीनिंग। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? जहाँ पे अपन रेगुलरली डाटा कलेक्ट करते हैं और एनालिसिस करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सर्विलेंस। आप कंफ्यूज हो रहे होंगे हेल्थ सर्वे एंड सर्विलेंस में, क्योंकि दोनों लगभग सेम टर्म ही है। हेल्थ सर्वे जो है उस वो क्या होता है कि सिंगल ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटजी है, यानी कि अपन रेगुलर बेसिस पे इसको कंडक्ट नहीं करते। जैसे अभी जो सर्वे चल रहा है कोविड के रिगार्डिंग, जो एनआरएचएम के जो भी लोग हैं, जैसे आशा सहयोगिनी है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, वो क्या कर रहे हैं? डोर टू डोर क्या कर रहे हैं? होम सर्वे कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? एक होम सर्वे होगा, बट ये रेगुलर बेसिस पे नहीं होता। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेगुलर बेसिस पे डाटा कलेक्ट कर रहे हो और उनको एनालिसिस किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो अपन डाटा कलेक्ट करेंगे वो नेशन है उसके डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल है, क्योंकि उसका हेल्थ स्टेटस है नेशन का, वो उससे पता चल जाता है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको अपन सर्विलेंस बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल सर्विलेंस का अपन देखें तो जैसे सेंसस कंडक्ट किए जाते हैं, हर 10 ईयर पे क्या किया जाता है? पॉपुलेशन है उसकी जो काउंटिंग की जाती है। क्यों की जाती है? साथ में ये देखा जाता है कि यहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, डेथ रेट कितनी है, बर्थ रेट कितनी है। ये डाटा क्या होते हैं? रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट किए जाते हैं। ये क्या होता है कि सर्विलेंस होता है, जिससे क्या होगा कि जो वहाँ का नेशन है, वहाँ की जो कंट्री है, उसका इजीली अपन डेवलपमेंट देख सके, ये देख सके कि वहाँ पे किस प्रकार से अपन कौन से बेनिफिशियरी वहाँ पे रिक्वायर्ड है, वो सब अपन वहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए रेगुलरली वहाँ पे डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस से अपन क्या करेंगे? जो भी अपने पास में रिजल्ट आएगा उसका इंटरप्रिटेशन देख के अपन नई जो पॉलिसीज़ है, नए जो रूल्स हैं वो बनाएंगे। तो ये होगा सर्विलेंस। बट सर्वे में क्या किया जाता है? सर्वे में रेगुलर बेसिस पे डाटा कलेक्ट नहीं किए जाते हैं। वहाँ पे कोई स्पेशल सिचुएशन है, जैसे अभी कोविड का सर्वे चल रहा है, तो इस प्रकार कोई स्पेशल सिचुएशन होती है या फिर कोई न्यू थिंग्स वहाँ पे अराइज होती है तो ही डाटा कलेक्ट किए जाएंगे। ठीक है, तो डिडेंट गेट कन्फ्यूज बिटवीन द सर्विलेंस एंड हेल्थ सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड बाय विच सर्च फॉर द अनरिकॉग्नाइज्ड डिजीज इन हेल्दी इंडिविजुअल इज डन नोन एज। क्या पूछा गया है कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू अपन सर्च करते हैं जो अनरिकॉग्नाइज केसेस हैं उनको। जो हेल्थी इंडिविजुअल उसमें अनरिकॉग्नाइज केसेस हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन ए जो है वो स्क्रीनिंग है, ऑप्शन बी है सर्वे, ऑप्शन सी हेल्थ केयर एंड ऑप्शन डी इज हेल्थ चेक। तो जो डिजीज़ कंडीशन है वहाँ पे अपने को पता नहीं है, अनरिकॉग्नाइज है, तो उस कंडीशन में जो भी अपन क्या कर रहे हैं? टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो भी प्रोसीजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग। और वहीं पे अगर अपने को पता हो कि इसमें साइन सिम्टम प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे ब्रोंकाइटिस के साइन सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, आप ब्रोंकोस्कोपी करवा रहे हो, तो वो क्या हो गया वहाँ पे? वो वहाँ पे कि डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा। बट स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे होगा? जैसे अपन एनुअली जो पेप स्मेयर है वो स्क्रीनिंग करते हैं ताकि अपन आइडेंटिफाई कर सके कि इसमें रिस्क तो नहीं है वेजाइनल कैंसर होने की, बट वहाँ पे डिजीज़ नहीं है, तो वहाँ पे अनरिकॉग्नाइज है, जो इवेंट है वो अनरिकॉग्नाइज है, और उसके लिए अपन प्रोसेस कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? स्क्रीनिंग। और यही अपने को पूछा गया है कि अनरिकॉग्नाइज डिजीज कंडीशन है हेल्थ इंडिविजुअल में, तो उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए या सर्च करने के लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं? तो वहाँ पे अपन स्क्रीनिंग काम में लेते हैं। ठीक है, वहीं अपने को रिकॉग्नाइज्ड होता है या फिर साइन सिम्टम के साथ अपन कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट बोल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड यूज फॉर डाटा कलेक्शन ड्यूरिंग द हेल्थ सर्वे एक्सेप्ट। कि इनके अलावा कौन सा मेथड है जो ऑप्शन में दिए हैं, इनके अलावा जो मेथड नहीं काम में लिया जाता है किसके लिए? डाटा कलेक्शन के लिए। बाकी सारे जो मेथड है वो वहाँ पे काम में लिए जाएंगे डाटा कलेक्शन करने के लिए, एक को छोड़ के। तो कौन से को छोड़ के? अपन यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस है वो काम में लेंगे। तो सबसे पहले दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चनरीज। तो क्वेश्चनरीज तो अपन पुटअप करते हैं जब भी डाटा कलेक्ट करते हैं, तो वर्बली या फिर अपन रिटर्न क्वेश्चन है वो
पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन दी तो एक मेथड रहता है डाटा कलेक्शन के लिए। नेक्स्ट है हेल्थ एग्जामिनेशन एंड लैब इन्वेस्टिगेशन। जी बिल्कुल, जो लैब इन्वेस्टिगेशन है जैसे हीमोग्लोबिन लेवल है तो वो अपन क्या है, वो डायरेक्ट अपन जो लैब इन्वेस्टिगेशन है वहाँ से अपन चेक कर सकते हैं। वो अपने पास में एक रिकॉर्डेड डाटा है, वहाँ से अपन डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रीनिंग। तो जो स्क्रीनिंग रहता है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट रहता है। वहाँ पे अपन डाटा कलेक्शन के मेथड में जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो काम में अपन नहीं लेते। स्क्रीनिंग एक अलग से प्रोसीजर है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। जी बिल्कुल, बिहेवियर ऑब्जर्वेशन जो किया जाता है, बिहेवियर के रिगार्डिंग जो भी डाटा कलेक्ट किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं, किसी भी क्लाइंट को ऑब्जर्व करके। तो ऑब्जर्वेशन भी एक मेथड होता है डाटा कलेक्शन का। तो यहाँ पे कौन सा मेथड नहीं होगा डाटा कलेक्शन का, वो नहीं होगा स्क्रीनिंग। वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर से अलग से अपन स्टडी करते हैं। वहाँ डाटा कलेक्शन में अपन स्क्रीनिंग को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज इन अ कम्युनिटी। कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है डिजीज़ कंडीशन का, तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते भी हो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कंडीशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिडेमियोलॉजी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। तो बात करें जब अपन पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी कैसे अपन करते हैं, कोई भी डिजीज़ कंडीशन है वो किस प्रकार से जो सिस्टम उसको अफेक्ट कर रहे हैं वो अपन पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी में। ऑन्कोलॉजी क्या होती है, स्टडी अबाउट दी कैंसर और ऑन्कोलॉजिकल जो सेल होते हैं उनके बारे में स्टडी करना होता है। सोशियोलॉजी रिगार्डिंग दी सोसाइटी दियर नॉर्म एंड कल्चर की स्टडी आएगी सोशियोलॉजी में। तो क्वेश्चन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ पूछा तो वो किस में देखते हैं अपन, एपिडेमियोलॉजी में। ठीक है। नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए कंपोनेंट ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का एक कंपोनेंट इनमें से नहीं है, वो कौन सा नहीं है वो आपको आइडेंटिफाई करना। बाकी जो रहेंगे वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के कंपोनेंट रहेंगे। तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो इसमें सबसे पहले अपने पास क्या होना चाहिए, एजेंट होना चाहिए। एजेंट क्या होगा, जो भी पॉजिटिव एजेंट होगा, डिजीज कंडीशन जो प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखता हो वो हो गया अपना एजेंट। नेक्स्ट उसको एक सुटेबल एनवायरनमेंट है, उसमें ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट की रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट वन क्या चाहिए, उसको एक होस्ट चाहिए ताकि वो उसमें जाके अपना काम कर सके, यानी डिजीज प्रोड्यूस कर सके। तो एजेंट भी चाहिए, इसको होस्ट भी चाहिए और एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो ये तीनों ही जो कंपोनेंट होते हैं वो किसके होते हैं, एपिडेमियोलॉजी के ट्रायड में इंक्लूड किए जाते हैं। बट जो सर्विलेंस है वो इसमें नहीं इंक्लूड किया जाएगा और ये अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। तो ये था एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड के बारे में। नेक्स्ट क्या है, फ्लोटिंग टिप ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिजीज रिप्रेजेंट। क्या पूछा गया है, जो आइसबर्ग है उसमें फ्लोटिंग टिप है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। तो आइसबर्ग जो फिनोमिना है वो क्या बताता है, आइसबर्ग फिनोमिना है। आइसबर्ग का मतलब क्या देखें तो अपन क्या आता है, हिमशिल होता है। जो समुद्र में पानी है वो क्या होता है, जम जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम हिमशिल बोलते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना एक कम्युनिटी से रिगार्डिंग दिया गया है, जिसमें किस प्रकार से केस जो होते हैं उसके डिटेक्शन के रिगार्डिंग है कि कितने केस है वो आइडेंटिफाई किए जाएंगे, कितने केस आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, उन सबको आइसबर्ग फिनोमिना के थ्रू समझाया गया है। तो आइसबर्ग कैसे बनता है, जैसे ये एक समुद्र है और इसमें ये क्या है, एक आइसबर्ग अपना बन गया है और इसी के थ्रू क्या इसने समझाने की कोशिश की है, आइसबर्ग फिनोमिना के थ्रू ही यहाँ वाटर होगा और ये क्या है, एक हिमशिल बना है। तो इसमें जो क्या होगा, जो अंदर की पोर्शन होगा, ये वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पे कौन से केसेस इंक्लूड किए गए हैं आइसबर्ग फिनोमिना के अकॉर्डिंग, जो एसिम्टोमेटिक केसेस हैं और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑब्जर्वेशन में नहीं आए हैं वो सारे केसेस किस में आएंगे, जो बॉटम पार्ट है उसमें आएंगे। जो सबमर्ज पोर्शन होगा, सबमर्ज यानी जो वाटर के अंदर मर्ज है, वो जो पोर्शन होगा उसमें कौन से केसेस आएंगे, जो एसिम्टोमेटिक केसेज है या फिर अनडायग्नोज केसेज है या फिर कैरियर जो केसेज है वो सारे किस में आ जाएंगे, जो सबमर्ज पोर्शन होगा उसमें। बात करें जब इसकी सरफेस की जो वाटर लाइन होती है, ये वाली लाइन जो होती है, यहाँ पे जो केसेस आएंगे वो कौन से आएंगे, सब क्लिनिकल केसेस। तो सब क्लिनिकल केसेस वो केस होते हैं, कौन से केस होते हैं, वो केस होते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एजेंट है
वो इंटर कर जाता है होस्ट में, बट वहाँ पे वो केपेबल नहीं होता साइन सिम्टम प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो केस जो भी होंगे वो सब क्लिनिकल केस होंगे, और वो क्या कहाँ पे डिनोट किए जाएंगे, जो वाटर लाइन है वहाँ से डिनोट किए जाएंगे। ठीक है, अब बच्चे कौन से क्लिनिकल केस। जो टिप जो होती है, ये वाली जो टिप होती है, ये कौन से केसेस को डिनोट करेगी, फ्लोटिंग टिप जो है वो किसको डिनोट करेगी, जो क्लिनिकल केसेस होंगे। क्लिनिकल केसेस वो केस होंगे जो इंडेक्स केस होंगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑब्जर्वेशन में आएंगे। ठीक है, जिनमें साइन सिम्टम प्रेजेंट होंगे और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऑब्जर्वेशन में आएंगे, और उनको क्लिनिकल केसेस अपन बोलते हैं। वो सारे किस में आएंगे, फ्लोटिंग टिप में। एक और पूछा जा सकता है, जो डेथ के केसेस होते हैं वो भी टॉप मोस्ट में यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाते हैं। तो ये था आइसब्रेक फिनोमिना, जिसमें अपन क्या कर रहे हैं, एक आइसब्रेक के थ्रू अपन इस थ्योरी को समझते हैं, जिसमें जो वाटर के अंदर हिडन जो पार्ट होता है उसमें जितने भी एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, जो अनडायग्नोज केसेस हैं, अनक्लिनिकल केसेस हैं, वो सारे किस में आ जाएंगे, सबमर्ज पोर्शन में। जो सरफेस है वाटर लाइन, ये वाली सरफेस है, यहाँ पे कौन से केस आएंगे, जो सब क्लिनिकल केस है। और जो फ्लोटिंग टिप है, यानी जो बाहर जो पार्ट होता है, वाटर के बाहर जो पार्ट होता है, उसमें कौन से आएंगे, जो क्लिनिकल केस है वो। तो ये था आइसब्रेक फिनोमिना। आशा करती हूँ आपको समझ आ रहा है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट अपन मूव कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इन्फेक्शन विच इज़ प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल बट नॉट सफिशिएंट टू रिजल्ट इन ए डिजीज इज कॉल्ड। तो अभी अपन ने डिस्कस किया है कि जो वाटर लाइन सरफेस होती है वहाँ पे अपन वो केस इन्वॉल्व करते हैं जो कि सब क्लिनिकल केस होते हैं। और सब क्लिनिकल केस वो केस होते हैं जिनमें क्या होगा, पॉजिटिव एजेंट तो प्रेजेंट होगा, इन्फेक्शन तो प्रेजेंट होगा, इन्फेक्शन तो होगा क्लाइंट, बट वो डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं होती उसमें। तो उसको क्या बोलते हैं अपन, सब क्लिनिकल केस बोलते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कि जो बंदा है वो इन्फेक्टेड तो हुआ है बट वहाँ पे डिजीज़ कंडीशन प्रोड्यूस नहीं होती, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, सब क्लिनिकल केसेस। ठीक है, तो ये थे अपने क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आए हैं। आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। साथ ही जो नेक्स्ट टॉपिक आपको क्या रिक्वायर्ड है वो भी आप अपना कमेंट कर दीजिएगा। आपके अकॉर्डिंग अपन नेक्स्ट क्लास बना देंगे। अभी के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करना है। धन्यवाद।